पंद्रह अगस्त 1947 श्री अरविंद का स्वतंत्र भारत को संदेश। पंद्रह अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत का जन्मदिन है। यह उसके लिए एक पुराने युग के अंत, एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन हम इसे अपने जीवन से भी बना सकते हैं और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य कर सकते हैं जो मानवता के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक नए युग के उद्घाटन में एक महत्वपूर्ण तिथि बन जाए। 15 अगस्त मेरा अपना जन्मदिन है और यह मेरे लिए स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता की बात है कि इसे इतना बड़ा महत्व मान लेना चाहिए था। मैं इस संयोग को एक आकस्मिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति की स्वीकृति और मुहर के रूप में लेता हूं जो इस कार्य पर मेरे कदमों का मार्गदर्शन करती रही है। जिसके साथ मैंने जीवन शुरू किया, इसके पूर्ण फल की शुरुआत की। वास्तव में इस दिन मैं लगभग सभी विश्व आंदोलनों को देख सकता हूं जिन्हें मैंने अपने जीवन काल में पूरा होते हुए देखने की आशा की थी। हालांकि तब वे अव्यावहारिक स्वप्नों की तरह लग रहे थे जो सफल हो रहे थे या उपलब्धि के रास्ते पर थे। इन सभी आंदोलनों में स्वतंत्र भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और अग्रणी स्थान ले सकता है। पहला स्वप्न एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो एक स्वतंत्र और अखंड भारत का निर्माण करेगा। भारत आज स्वतंत्र है, लेकिन उसने एकता प्राप्त नहीं की है। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे मुक्ति के कार्य में ही वह ब्रिटिश विजय से पहले के अलग अलग राज्यों की अराजकता में वापस आ जाएगा। लेकिन सौभाग्य से अब यह संभावना प्रतीत होती है कि यह खतरा टल जाएगा और एक बड़ा और शक्तिशाली, हालांकि अभी तक एक पूर्ण संघ स्थापित नहीं होगा। साथ ही संविधान सभा की बुद्धिमानी से और उनकी नीति ने यह संभव बना दिया है कि दलित वर्गों की समस्या बिना किसी विवाद के हल हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में पुराना सांप्रदायिक विभाजन अब देश के एक स्थायी राजनीतिक विभाजन में बदल गया है। यह आशा की जानी चाहिए कि स्थिर तथ्य को स्थायी रूप से या एक अस्थायी समीचीन से अधिक कुछ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यदि यह स्थापित रहता है तो भारत गंभीर रूप से कमजोर हो सकता है, यहां तक कि अपंग भी हो सकता है। नागरिक संघर्ष हमेशा संभव हो सकता है, यहां तक कि एक नया आक्रमण और विदेशी विजय भी संभव है। भारत का आंतरिक विकास और समृद्धि इस विभाजन से बाधित हो सकती है। राष्ट्रों के बीच उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है, उसका भाग्य खराब हो सकता है या निराश भी हो सकता है। यह नहीं होना चाहिए। विभाजन जाना चाहिए। हम आशा करें कि यह ना केवल शांति और सहमति की, बल्कि सामान्य कार्रवाई की आवश्यकता की
बढ़ती मान्यता के द्वारा सामान्य कार्रवाई के अभ्यास और उस उद्देश्य के लिए साधनों के निर्माण से स्वाभाविक रूप से विभाजन चला जाएगा। इस तरह एकता अंततः किसी भी रूप में आ सकती है। सटीक रूप का व्यवहारिक हो सकता है, लेकिन मौलिक महत्व नहीं है। लेकिन किसी भी तरह से विभाजन को जाना ही होगा। एकता होनी चाहिए और प्राप्त की जाएगी, क्योंकि ये भारत के भविष्य की महानता के लिए आवश्यक है। दूसरा स्वप्न एशिया के लोगों के पुनरुत्थान और मुक्ति के लिए था, और मानव सभ्यता की प्रगति में एशिया की महान भूमिका में उसकी वापसी थी। एशिया का उदय हुआ है, बड़े हिस्से अब काफी स्वतंत्र हैं या इस समय मुक्त हो रहे हैं। इसके अन्य स्थिर विषय या आंशिक रूप से विषय के हिस्से स्वतंत्रता की दिशा में जो भी संघर्ष कर रहे हैं उससे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा ही करना है और वह आज या कल किया जाएगा, हो जाएगा। वहां भारत को अपनी भूमिका निभानी है और उसने इसे एक ऊर्जा और क्षमता के साथ निभाना शुरू कर दिया है, जो पहले से ही उसकी संभावनाओं के माप और राष्ट्रों के परिषद में वो स्थान ले सकता है। तीसरा स्वप्न एक विश्व संघ था, जो सभी मानव जाति के लिए एक बेहतर, उज्जवल और महान जीवन का बाहरी आधार बन रहा था। मानव संसार का वो एकीकरण चल रहा है। एक अपूर्ण दीक्षा का आयोजन किया गया है, लेकिन अनेकानेक कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। लेकिन गति है और इसे अनिवार्य रूप से बढ़ाना और जीतना चाहिए। यहां भी भारत ने एक प्रमुख भूमिका निभानी शुरू कर दी है, और यदि वह उस बड़े राजनेता को विकसित कर सकती है जो वर्तमान तथ्यों और तत्कालिक संभावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य को देखता है और उसे करीब लाता है, तो उसकी उपस्थिति धीमी गति के बीच सभी अंतर कर सकती है और भयभीत और एक साहसिक और तेज विकास, एक आपदा जो किया जा रहा है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और बाधित या नष्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी अंतिम परिणाम निश्चित है। एकता के लिए प्रकृति की आवश्यकता है, एक अपरिहार्य गति। राष्ट्रों के लिए इसकी आवश्यकता भी स्पष्ट है, क्योंकि इसके बिना छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता किसी भी समय संकट में पड़ सकती है और बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों का भविष्य भी असुरक्षित हो सकता है। इसलिए एकीकरण सभी के हितों के लिए है और केवल मानवीय मूर्खता और मूर्ख स्वार्थ ही इसे रोक सकता है। लेकिन यह हमेशा के लिए प्रकृति की आवश्यकता और भागवत इच्छा के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन एक बाहरी आधार पर्याप्त नहीं है। एक अंतरराष्ट्रीय भावना और दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय रूपों और संस्थानों को प्रकट होना चाहिए। शायद दोहरी या बहुदेशीय नागरिकता, इच्छा विनिमय या संस्कृतियों के स्वैच्छिक संलयन जैसा विकास। राष्ट्रवाद अपने आप को पूरा कर चुका होगा और अपनी उग्रता खो चुका होगा, और अब इन चीजों को आत्म संरक्षण और अपने दृष्टिकोण की समग्रता के साथ असंगत नहीं पाएगा। एकता की एक नई भावना मानव जाति को जकड़ लेगी। एक और स्वप्न, दुनिया को भारत का आध्यात्मिक उपहार पहले ही शुरू हो चुका है।
भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और अमेरिका में लगातार बढ़ती हुई मात्रा में प्रवेश कर रही है। यह आंदोलन बढ़ेगा। उस समय की विपत्तियों के बीच अधिक से अधिक आंखें आशा के साथ भारत की ओर मुड़ रही हैं, और ना केवल उसकी शिक्षाओं के लिए बल्कि उसकी मानसिक और आध्यात्मिक साधना के लिए भी एक बढ़ती हुई दृष्टि है। अंतिम स्वप्न विकास में एक चरण था जो मनुष्य को एक उच्च और बड़ी चेतना तक ले जाएगा और उन समस्याओं का समाधान शुरू करेगा जो उसे परेशान करते हैं, क्योंकि उसने पहली बार सोचना शुरू किया और व्यक्तिगत पूर्णता और एक आदर्श समाज का स्वप्न देखा। यह अभी भी एक व्यक्तिगत आशा और विचार है, एक आदर्श जो भारत और पश्चिमी देशों में दोनों में दूरदेशी दिमागों पर हावी होने लगा है। मार्ग में कठिनाइयां किसी भी अन्य क्षेत्र के प्रयास की तुलना में अधिक विकट हैं, लेकिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बनाया गया था, और यदि सर्वोच्च की इच्छा है तो वे दूर हो जाएंगी। यहां भी अगर यह विकास होना है, क्योंकि यह आत्मा और आंतरिक चेतना के विकास के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, पहल भारत से आ सकती है, और हालांकि दायरा सार्वभौमिक होना चाहिए, केंद्रीय आंदोलन उसका हो सकता है। यह वो सामग्री है जिसे मैंने भारत की स्वतंत्रता की स्थिति में रखा है। यह आशा कितनी उचित है या कहां तक यह नए और स्वतंत्र भारत पर निर्भर करता है। Thank you.